मंच में ये क्लोजिंग सेशन है चौपाल का, यानी इसे फाइनल सेशन भी हम मान सकते हैं। चौपाल के इस मंच पर कई नेता, विपक्ष के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद से लेकर कपिल सिब्बल तक, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर नितिन गडकरी, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर तक तमाम लोग आए। बड़ी तीखी नोकझोंक और बहस भी हुई। लेकिन क्या पीयूष जी, इस फाइनल सेशन में पहला सवाल आपसे यही है कि क्या जैसे आप रेलवे की गाड़ी को पटरी पर लेकर आए हैं, देश की गाड़ी पटरी पर है? अमित जी, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा आपके सेट के ऊपर। इट्स अ ब्यूटीफुल सेट। बहुत रेयरली हैव आई सीन सच अ लवली बैकग्राउंड टू एक जेन्युइनली चौपाल की फीलिंग लायो। एक खाट पे भी बिठा सकते थे। बिठा देते सर, आप लोगों को ज्यादा तकलीफ होती। पर वास्तव में आपका सवाल बहुत अहम है। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में थोड़ा बहुत कमजोरी आई है, अर्थव्यवस्था में सुस्ती भी आई है, और कोई उसको नकारने से कोई बदलाव नहीं हो जाने वाला है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जैसे निर्मला जी, रवि जी, नितिन जी, सब मंत्री मिलके विषयों का सामना कर रहे हैं। एक एक विषयों को समझना, उसका समाधान करना, उसमें रास्ता ढूंढना। कई चीजें ऐसी हैं जो अटक जाती हैं अलग अलग स्तर पे, रेगुलेटर्स के पास हो, स्टेट्स के पास हो, कानून की व्यवस्था में, कोर्टों में हो। इन सब को मद्देनजर रखते हुए रास्ते निकालना, रास्ते आगे तेज गति से नापना, इसमें हम सब जुटे हुए हैं। मेरे विभाग में इंडस्ट्रियल प्रमोशन और मैं पूरे देश की बात दोनों आते हैं जी। उसमें भी पहले हमने सब इंडस्ट्रीज के साथ इंटरेक्ट किया। अब हम एक एक ग्रुप के साथ कि आपके क्या क्या बिजनेसेस हैं, आपके निवेश के क्या प्लान्स हैं अगले 5 साल के, उनको फुलफिल करने के लिए आपको कहां कहां पे तकलीफ आ रही है। कोई विषय कोई सामने आता है, आज भी मैंने एक ऐसा रिव्यू किया, विषय अगर सामने आता है कि प्रकाश जावड़ेकर जी के यहाँ पे इसका समाधान हो सकता है, तो हम फोन उठा के प्रकाश जी से बात कर लेते हैं। कुछ विषय रवि जी के थे, पर वो आपके कार्यक्रम में बैठे हुए थे, पर उनके अधिकारी हमारे पास आए हुए थे, उनके साथ हमने सॉर्ट आउट किए। तो मैं समझता हूं ये सरकार सुनने वाली सरकार है, लोगों के विषयों को समझने वाली सरकार है। विपक्ष कहता है बिल्कुल नहीं सुनते। गुलाम नबी आजाद थोड़ी देर पहले इसी मंच पर हमारे साथ संवाद के अंदर थे। उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली बोला कि पहले ये सरकार 2014 से 2019 तक कभी कभार हिंदू मुसलमान करती थी, लेकिन 2014 के बाद पिछले 6 महीने में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रही है। ऐसा है कि दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों का चश्मा सिर्फ एक संप्रदाय और सांप्रदायिक विषयों में ही अटक गया है, वो आगे जाने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे 5 वर्ष में कभी भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। आखिर कोई मुझे बता दे कि जब 8 करोड़ महिलाओं के घर में मुफ्त में चूल्हा दिया गया, क्या कभी किसी को पूछा गया आपका धर्म क्या है? जब मुद्रा लोन दिया जाता है 7-8 करोड़ लोगों को, क्या उनका धर्म पूछा जाता है? जब 11 करोड़ शौचालय बनाए जाते हैं हमारी माता बहनें बहुओं को इज्जत देने के लिए, क्या कभी किसी का धर्म पूछा? क्या कभी किसी को यह पूछा गया कि अभी बिजली तभी मिलेगी जैसे एक जमाने में यूपी में होता था, आपको याद होगा कि अगर आप विशेष कोई धर्म के होगे तो बिजली का कनेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? हमारे राज्य में कभी ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं समझता हूं दुर्भाग्य है सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो आया, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाली कांग्रेस इस बात से उभर ही नहीं पा रही है कि वो बार बार हार रही है, समझ नहीं रही है कि देश की भावना क्या है। और अच्छा होगा अगर गुलाम नबी जैसे बड़े वरिष्ठ नेता इस बात को जल्दी समझे कि अब इस देश को विकास चाहिए, देश को सांप्रदायिकता नहीं चाहिए। सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया और सिटीजन अमेंडमेंट बिल अब एक एक्ट है। क्या आपको लगता नहीं है कि उसमें मुसलमान शब्द ना होना ने तूफान खड़ा कर दिया है? विपक्ष बहुत कुछ कह रहा है, मैं सब बातों को बोलूंगा तो बहुत समय निकल जाएगा। बेबुनियाद बात करती है विपक्ष। मैं समझता हूं कि अलग अलग समय पे किसी को अगर नागरिकता देना है एक विशेष वर्ग को, जिसका रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया जाए, जी, तो उसके हिसाब से ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में
जो हमारे सटे हुए देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनके जो माइनॉरिटीज के साथ प्रोसिक्यूशन हुआ है, जी, जो उनके साथ अन्याय हुआ है, उसको ठीक करने की कोशिश है। मैं समझता हूं अगर हर एक व्यक्ति को सिटीजनशिप देने के कानून लाना शुरू कर दें तो जैसा कई बार मजाक में लोग कहते हैं आधा पाकिस्तान भारत में आ जाएगा। और क्या कांग्रेस बयान पे बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। और क्या कांग्रेस के मित्र तैयार हैं कि सभी पाकिस्तानियों को आमंत्रण देने के लिए कि वो भारत आ जाए? प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया जिसको लेकर कपिल सिब्बल से लेकर गुलाम नबी आजाद तक तमाम लोगों ने सवाल खड़ा करा। प्रधानमंत्री ने बोला कि कौन उपवाद कर रहा है, कौन हिंसा कर रहा है, ये कपड़े देखकर पहचाना जा सकता है। गुलाम नबी आजाद से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने, कांग्रेस की बोला, सिब्बल साहब ने बोला कि ये एक टारगेट है एक कम्युनिटी के लिए। नहीं, टारगेट कम्युनिटी पे नहीं है, खुलासा है कि कुछ लोग शायद गलत फहमी हो या कुछ लोगों को उकसाया जा रहा है और इसलिए वो हिंसा की घटनाओं में आपको देखने को मिलता है। 22 यूनिवर्सिटियां हैं, बहुत स्पष्ट देखने को मिलता है कि शायद एक विशेष समुदाय के लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उनको उकसाया जा रहा है। और मैं समझता हूं जिन नेताओं का नाम आपने लिया वो उन्होंने लोगों को समझाने का काम करना चाहिए, उत्साहने का काम, और वो भी गलत उत्साहने का काम। सरकार समझा नहीं पाई। नहीं, हम समझा रहे हैं अलग अलग मंच पे। फिर क्यों हो रहा है दिल्ली में जो सीलमपुर में हुआ? प्रधानमंत्री जी समझा रहे हैं, माननीय गृह मंत्री, हम सब मंत्री बताते हैं। इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ लोग गुमराह करने के काम करते हैं। और ये भी आप बात समझिए, आखिर देश में कोई हर एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से तो सहमत नहीं हो सकता है। कुछ लोग हमारे विरोध में रहेंगे। अब विरोधकों को अगर उकसाया जाए, गलत फहमियों के कारण वो कुछ कारनामे करें, तो स्वाभाविक रूप से तो देश में होगा। आज जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कितने छात्रों ने इतना बड़ा प्रदर्शन किया सीएए के पक्ष में, तो ऐसे अगर करना है तो मेरे पास तो 11 करोड़ कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के पास। आप सोचिए, हम अगर इस प्रकार से राजनीति को सड़क पे लाने की विषय आ जाए, पर वो देश हित में नहीं होगा। नहीं तो 11 करोड़ लोग आ सकते हैं आपको बताने के लिए कि प्रधानमंत्री ने बोला इस हिंसा के पीछे कांग्रेस और उसके चेले चपाटों का हाथ है। आप भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं तो पूरी तरीके से इशारा नहीं कर रहा हूं, बोल रहा हूं। मैं भी यही बोल रहा हूं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में दिल्ली में तो कंपटीशन लगी है कि कौन ज्यादा उत्तेजना करेगा, कौन ज्यादा उत्साहेगा, कौन ज्यादा विवादित। लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस की जो कार्रवाई थी, क्योंकि आप खुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स को अच्छे से समझते हैं, जो उनकी जो कार्रवाई थी उसने कहीं ना कहीं अटैक करा है विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को। देखिए, अगर युवा स्टूडेंट्स कुछ प्रोटेस्ट करते हैं तो हम स्वागत करते हैं, उनको अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन आपके चैनल पे भी मैंने देखा, अगर पत्थर मारे, और आपने तो कश्मीर में देखा है पत्थर मारने का क्या इल्जाम होता है, कितना बुरा नतीजा होता है। अगर उस प्रकार से स्टोन पेल्टिंग करेंगे हमारे युवा युवती, नौजवान स्टूडेंट्स, तो हमें उनको रोकना पड़ेगा और रोकने के लिए कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर रोका नहीं तो एक आपने सुना होगा, बचपन में हम सुना करते थे कहानी कि एक बच्चा पकड़ा गया चोरी करते हुए। जब उसको जज ने पूछा, बेटा आपने चोरी क्यों की, तो उसने कहा मेरे माँ के कारण। तो जज ने कहा माँ का क्या कारण है? माँ ने कहा था चोरी करो। बोलते नहीं, जब मैंने पहली बार चोरी की थी तब मेरी माँ ने मुझे टोका नहीं, रोका नहीं, इससे मुझे आदत पड़ गई। तो मैं समझता हूं जो कश्मीर के हालत हुए, जिसको अब बड़ी मुश्किल से संतुलन में और कंट्रोल में लाया गया है, जिसके लिए इतने सारे परिवर्तन करने पड़े, वैसे हालत देश में ना हो, इसके लिए हम सबको मिलकर अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा। प्रोटेस्ट करें, अपनी बात रखें, अपनी बात पे विचार विमर्श करें, समझने की कोशिश करें। ना समझ पाए तो विरोध में भी रह सकते हैं, लेकिन कानून अपने हाथ में लेने का एक के बाद पीयूष जी, एक के बाद एक बिल। पहले धारा 370 आया, उसके बाद राम मंदिर का फैसला आ गया, उसके बाद उससे पहले आपने ट्रिपल तलाक को पास कर दिया, उसके बाद सीए भी। क्या आपको लगता नहीं है कि टारगेट है एक आप लोगों का? क्या आपको लगता नहीं है कि तारीफ के काबिलियत ये बात हुई है कि एक सरकार इतने काम 6 महीने के अंदर कर सकती है देश हित के? मैं समझता हूं देश की जनता तो एक प्रकार से
स्वागत करेगी कि हमने वोट दिया था भाजपा के मैनिफेस्टो पे और भाजपा अपने मैनिफेस्टो पे खरी उतरी है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप हमारी तारीफ कर रहे हो या आलोचना कर रहे हो। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि एक के बाद एक बिल, क्या ये मुसलमानों को टारगेट करने नहीं के लिए? मतलब एक के बाद एक नहीं लाएंगे तो कैसे लाएंगे? एक साथ भी ला सकते हैं, अगली बार बोलो तो एक साथ 3-4 ले ये तो आएंगे। सरकार का निर्णय, इसमें मैं क्या एडवाइस दे सकता हूं आपको? लेकिन आप ये आप बेबुनियाद आरोप ना लगाएं कि किसी एक विशेष समुदाय या वर्ग को टारगेट करने की कोशिश है। क्या हमारी मुस्लिम बहनें मेरी आपकी बहनें नहीं लगती हैं? क्या उनके साथ ट्रिपल तलाक हो आपको मंजूर है? क्या उनके साथ इस प्रकार का न्याय यहाँ पे कोई बैठी महिला को मंजूर है कि उनके साथ उनको बस एक एसएमएस पे तलाक 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 लिख दिया जाए और बोला जाए भागो यहां से, कुछ नहीं मिलेगा, कोई एलिमनी नहीं, कोई आपकी सुनवाई नहीं, कोई आपके साथ न्याय नहीं? तो ये कोई हिंदू मुस्लिम विषय नहीं है, ये न्याय का विषय है। बनाया गया पूरी तरह से। बनाने का काम जिन लोगों को आपने दिन भर यहाँ बुलाया उनको पूछना चाहिए था कि आप क्यों इसको हिंदू वो तो मुस्लिम बना बहुत रहे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं पूरी बातें बोलूंगा तो बहुत समय निकल जाएगा। उन्होंने बोला ये सनक है नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या की, है? सनक है, ये पागलपन है जो वो करना चाहते हैं ऐसा। Well, पागलपन का नतीजा तो वो देख ही रहे हैं कि वो जिस प्रकार के राजनीति करते हैं उसमें उनकी क्या दशा हो जाती है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का नेतृत्व आज उनके पास है, खासतौर पे युवा नेतृत्व है, उनके रहते तो मुझे मालूम नहीं कि पागलपना वो कर रहे हैं या राहुल उनसे गांधी करवाया की जा आप रहा है। बात करें, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण और फांसीवाद हथियार है बीजेपी का। क्या है? ध्रुवीकरण और फांसीवाद हथियार है बीजेपी का। वो तो बहुत सारी चीजें कहते हैं, अब उनके सब कहे हुए बयानों के ऊपर तो मैं समझता हूं हमें देश में जितना ज्यादा वो प्रचार प्रसार करते हैं हमें फायदा ही होता है और मुझे नहीं लगता इस देश में कोई उनको बहुत ज्यादा सीरियसली लेता है। अगला सवाल मेरा यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था 4.5% पर अब ग्रो कर रही है, बहुत दबाव है, तो सीएबी से पहले अगर अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कुछ हो जाता तो वो ज्यादा बेहतर होता, इससे देश की जनता का, आम जनता का बड़ा फायदा होता। पर दोनों के बीच में कोई अंतर विरोध नहीं है। मैं समझता हूं सीएए से भी देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी क्योंकि ये जो लाखों करोड़ों लोग जिनके साथ अन्याय हुआ है वो मेन स्ट्रीम में आएंगे, कारोबार कर सकेंगे, अपना घर बना सकेंगे, बैंक खाता खोल सकेंगे, फॉर्मल इकोनॉमी में आएंगे। तो ये दोनों में कोई अंतर विरोध नहीं है। ये एक हमारी कमिटमेंट है कि जो ये शरणार्थी हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है और सालों से अन्याय चल रहा है उनको हमें न्याय देना है। और जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है वो हमारी जिम्मेदारी है कि अर्थव्यवस्था को भी ठीक करना और वो करके रहेंगे, आप बेफिक्र रहिए। आप देखिए कई पैरामीटर्स पर अर्थव्यवस्था ठीक नहीं दिख रही। आप ग्रोथ रेट की बात करिए, 4.5% का ग्रोथ रेट है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक स्लंप है, अभी भी आप उससे इंकार नहीं कर सकते। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक स्लंप है, इंकार नहीं कर सकते। तो क्या आपको लगता नहीं है कि उससे डील करना ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए सरकार की? पिछले 2 हफ्तों में 3 हफ्तों में मैंने 2 बड़े ऑटो सेक्टर के प्लेयर्स मारुति और टाटा के साथ विस्तार में मीटिंग की है। दोनों ने कारण बताए ये स्लम्प क्यों हुआ। मैं अगेन वही बात है, समय का अभाव है, नहीं तो मैं एक एक कारण बता सकता हूं। दोनों में सरकार का 1 रुपए का कोई रोल नहीं है। अधिकांश कारण सब या तो कोर्ट के माध्यम से या रेगुलेटर के हैं या जो पुराने लोनीज जिन्होंने अपना लोन समय पे नहीं दिया उसके कारण जो लोन कंपनीज पर देश में मंदी है की हालत खराब है उसके कारण है। और दोनों के साथ समाधान के भी विषय पे मैंने चर्चा की और आपको बताते हुए खुशी होती है, दोनों कंपनीज ने बताया कि स्थिति सुधर रही है। नवंबर में ऑटोमोबाइल सेल्स की ग्रोथ आई है वापस और हर अर्थव्यवस्था में बीच बीच में कुछ समय ऐसा जाता है जब अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, थोड़ी तकलीफ आती है। ऐसे समय में हम फोकस करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी सुधारने। पीयूष जी, देश में मंदी है, ऐसे समय में प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी सुधरती है, सवाल तो क्वालिटी सुधरती है। तो मैं समझता हूं है तकलीफ, पर हम तकलीफ का सामना भी कर रहे हैं। पर देश में मेरा सवाल है, देश में मंदी है क्योंकि रघुराम राजन को मैं कोट करता हूं, वो कहते हैं कि हाँ भारत में मंदी है, इससे इंकार कौन कर सकता है। मैं रघुराम राजन जी मेरे ख्याल से गत 2008 या 9 से भारत सरकार के साथ जुड़े हुए थे। पहले कुछ शायद एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर थे, फिर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने, फिर गवर्नर उन्होंने ये एक मिनट भाई, मेरे बहुत उत्तेजित क्यों हो रहे हो? उत्तेजित में सवाल पूछ रहा हूं। अभी तो आप स्टूडेंट भी नहीं हो भैया। उनके उस पीरियड में क्या हालत थी अर्थव्यवस्था की
जरा आप निकाल के देख लें। आप भी, सबको मेरी राय है कि रघुराम राजन जी जो 2008 या 9 में भारत आए थे और जो 5-6 साल में उन्होंने काम किया, उस पीरियड में अर्थव्यवस्था को कहां से कहां पहुंचा दिया। भारत एक फ्रैजाइल 5 यानी विश्व की सबसे कमजोर 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना के 2014 में हमें विरासत में मिली थी। पहले रघुराम राजन जी उसका ब्यौरा दे दें, उन्होंने ये तक उसका कहा खुलासा कर कि दें, इकोनॉमी की उसके हालत बाद इसलिए हमारे विषय के ऊपर चर्चा। उन्होंने आगे और बयान टिप्पणी दिया, करें। इकोनॉमी की हालत इसलिए ऐसी है क्योंकि मोदी सरकार के मंत्रियों के पास कोई ताकत नहीं है, इसलिए फैसले नहीं हो पाते। फिर तो आपने मुझे बुलाया ही क्यों है चौपाल में? मैं तो बिना अगर ताकत होता तो अब मुझे डाउट है आप मुझे फोन भी करते कभी। ये एक सरकार है और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये एक सरकार है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जितना हम सबको मार्गदर्शन भी देते हैं और खुला हाथ भी देते हैं अपने काम करने के लिए, अपने जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, अपने आइडियाज को इंप्लीमेंट करने के लिए। मैं समझता हूं आज के पहले, हाँ ये अलग बात है कि शायद हमारे पहले जो सरकार थी 2014 के पर पहले, उन्होंने इसी सरकार को उसमें वोट तो करा। कोई लीडरशिप था ही नहीं, वो तो रिमोट कंट्रोल 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हमारी सरकार जी। प्रधानमंत्री जी ने हम सबको एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट के रूप में चलने को सिखाया है। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन इतना लाजवाब रहता है, इतना डिटेल्ड रहता है कि उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं और उसको सीख के हम अपने अपने काम करते हैं। ये रघुराम राजन जी को अगर लगता है कि दखल अंदाजी है तो दुर्भाग्य की बात है। शायद प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन को उन्होंने अच्छा समझा होता और उसको फॉलो किया होता तो उनका जो पीरियड था हमारे साथ वो भी शायद अच्छा गुजर जाता। पर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की मोदी सरकार बात करती है, प्रधानमंत्री मोदी बात करते हैं, लेकिन उसके लिए 8-9% की ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ 4.5% की है। तो कैसे होगा ये? कोई भी इनकार नहीं कर रहे, हम सब स्वीकार कर रहे हैं। आज के समस्या को समाधान निकालने के लिए सब लगे हुए हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने कितने सारे अहम फैसले लिए उसके बारे में समय समय पे आपको बताया भी गया है। अब बजट आने वाला है, बजट की कंसल्टेशंस जोर शोर से चालू है, लोगों से क्राउडसोर्स किया जा रहा है आइडियाज, ऐसा कैसे क्या किया जाए। मोदी सरकार की सेकंड रिजीम में खास तौर पर इकोनॉमी को लेकर इस सरकार को, नौकरियों को लेकर इस सरकार को और अब तो महंगाई को लेकर भी इस सरकार को घेरा जा रहा है। जो पिछले 5 साल की आपकी बड़ी उपलब्धि थी वो कमजोरी बन गई है, क्यों? मेरे ख्याल से हर हाई फेज ऑफ ग्रोथ के बाद एक थोड़ा बहुत पीरियड बीच बीच में आता है और जो लोग खासतौर पे इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनको ये अनुभव रहा होगा कि हर थोड़े समय बाद एक पीरियड आता है जिसमें इकोनॉमी अपनी कैपेसिटीज को, डिमांड को रीसेट करती है। ये एक रीसेट पीरियड है, हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और कैसे रीसेट पीरियड का लाभ लें, कैसे इससे अपनी प्रोडक्टिविटी सुधार करें जी। कैसे हम अपना, जैसे टाटा ने कल मुझे बोला कि वी आर ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ ऑल आवर डीलर इन्वेंट्री। मुझे लगा बड़ा अक्लमंदी की बात है। जब डीलर के पास बहुत इन्वेंट्री ग्रो हो जाती है तो एक ऐसा पीरियड यूज किया जाता है कि यू डाउनसाइज योर प्रोडक्शन, गेट रिड ऑफ द डीलर इन्वेंट्री एंड देन यू कैन स्टार्ट गेटिंग मोर ऑर्गेनाइज्ड। जी। तो ये एक इकोनॉमिक और बिजनेस साइकिल्स आते रहते हैं, उस प्रकार का एक साइकिल है। मैंने तो अपने जीवन में 30-35 साल के जीवन में ऐसे बहुत साइकिल्स देखे। गोयल साहब, एक बड़ा अहम सवाल है, कई कलाकार, कई बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि देश में डर का माहौल बनाया जा रहा है। ये तो पिछले 5-6 साल में बहुत बोला गया, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में राहुल बजाज ने इस आवाज को उठाया। उस मंच पर आप भी मौजूद थे जब इस बात को कहा गया और एक यूपीए 2 से कंपैरिजन किया गया। क्या कहना चाहते हैं? उसके बाद एक तरह से तूफान सा मच गया और आपके क्रिटिक्स ने इसको इस पे बहुत खेला। क्या बात कर रहे हो, हमने तो उल्टे उसको प्रचारित किया। आपको शायद गलतफहमी हो रही है, मैंने स्वयं भी उसको ट्वीट करके लोगों को अवगत कराया कि देखिए अमित शाह जी का इतना बढ़िया लाजवाब जवाब। राहुल बजाज जी थोड़ा रैम्बल करने लग गए थे, पता नहीं कहां चले गए। मेरा नाम राहुल है, मेरा नाम जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। वो बोलते रहे, हम भी सुनते रहे, लेकिन अंत में अमित भाई ने यही बताया कि अगर यही दर्शाता है हमारे सरकार की ओपननेस और विलिंगनेस टू लिसन कि आप ये सब बोल पाए। पढ़ के सुना देता और मैं समझता हूँ, आपको याद? मैं समझता हूँ, हाँ मुझे तो पूरा याद है, मैं तो वहां था। उन्होंने बोला यूपीए में सरकार की आलोचना कर सकते थे, अब नहीं कर सकते। कि एक थोड़ी ऑब्लिगेशन है उनकी पुरानी कांग्रेस पार्टी के प्रति। उन्होंने उनको एमपी भी बनाया, शायद एनसीपी ने किसने एमपी भी बनाया उनको,
कई वर्षों से राहुल भाई को मैं जानता हूं, मैं तो कम बचपन से जानता हूं, शायद 40-45 साल। जी। राहुल भाई 45 साल पहले भी यही बोलते थे, आज भी यही बोलते हैं। हम सब मुंबई महाराष्ट्र के लोग उनको अच्छी भली बात जानते हैं और हम उनको बहुत आदर सम्मान से उनकी बात सुन के उस पे क्या करना चाहिए उसको करते भी हैं। पीयूष और भाई जी, अमित भाई ने आपने- यही कहा कि हमने द वेरी फैक्ट दैट ही कैन स्पीक ओपनली। लेकिन ये ईडी सीबीआई का जो डर है, ईडी सीबीआई का जो डर है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? भाई जिसने गलत काम किया उसको तो डरना ही चाहिए ना। क्या आप चाहेंगे कि जिसने गलत काम किया उसको छोड़ दिया जाए? आप बताएं मुझे। हम तो नहीं कह सकते किसी को छोड़ दिया जाए, लेकिन अपने विरोधियों को ना पकड़ा जाए। अरे भाई, अगर उन्हें अगर वो विरोधी आपका के पॉलिटिकल विरोध कर रहे हैं तो। अगर विरोधी के कच्चे चिट्टे सामने आए, अगर उनके कारनामे सामने आए, जी जी जी। अगर कोलगेट के उनके कांड सामने आए, अगर किस प्रकार से गलत अप्रूवल्स दिए जाते थे, रिश्वतें ली जाती थी, वो सामने आए, जी। तो आप क्या चाहेंगे कि जस्ट बिकॉज समबडी इज इन पॉलिटिक्स तो इम्यूनिटी मिल जाती है? पीयूष जी, बिल्कुल आखिरी दौर है। इंपॉर्टेंट सवाल ये है, जो बिल्कुल आखिरी दौर है, और इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्योंकि आपने महाराष्ट्र की चर्चा करी, यहां पर व्यूअर्स को, कम लोगों को पता होगा कि ये अलायंस, सेना और बीजेपी का अलायंस आपके घर पे बना था। बहुत पुरानी बात है ये। मुझे याद है एक संवाद में आपने इसका जिक्र किया था। क्या हुआ, ये रिश्ता क्यों टूट गया? मैं ये नहीं आपसे पूछूंगा कि मुख्यमंत्री कौन बनना चाहता था, लेकिन दिल के इतना करीब रिश्ता, बाला साहब ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, फिर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, क्यों टूट गया ये रिश्ता? ऐसा है, वो रिश्ता बाला साहेब ठाकरे के साथ हुआ था। अटल जी और बाला साहेब 1984 में पहली बार मिले थे, मेरे ही घर पे मिले थे। उसके बाद शिवाजी पार्क में जाके एक बड़ी महा रैली को संबोधित किया था दोनों ने। उस समय आपको जान के हैरानी होगी, शिवसेना के पास नेशनल इलेक्शन लड़ने के लिए सिंबल भी नहीं था। तो मनोहर जोशी, उनके बड़े वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे इलाके से, दादर, सायन, माटुंगा, इस इलाके से कमल के सिंबल पे खड़े हुए थे। और एक और व्यक्ति शायद औरंगाबाद में, 2 शिवसेना के कैंडिडेट खड़े हुए थे कमल के निशान पे। वहां से हमारी दोस्ती शुरू हुई। बाला साहेब एक बहुत सम्मानीय, बड़े टॉल लीडर थे। उनके साथ ये रिश्ता मैच्योर होते गया। उद्धव के साथ अब दुर्भाग्य की बात है कि उद्धव जी के शायद कुछ सलाहकारों ने या कुछ लोगों को लगा होगा कि बस ये मौका है कि क्योंकि भाजपा ने इलेक्शन के पहले हमको 125 सीटें दे दी, 124 या 125 लड़े थे, और उसके कारण भाजपा को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली, तो हम जरा कोशिश करें कि हमारा ही मुख्यमंत्री बन जाए। और मैं समझता हूं जनता का वर्डिक्ट तो आप सब जानते हैं। हम जितनी सीटें लड़े थे, लगभग 70% हम जीते, भाजपा। जी जी जी। सेना भी 45% जीती, एनसीपी कांग्रेस तो 40-42% सीटें जीते। तो जनता का निर्णय तो बहुत स्पष्ट था। सेना बीजेपी अलायंस को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, लेकिन उसमें भी बीजेपी को 70% सीटें जिता के भेजी। तो इस सरकार का अब भविष्य दुर्भाग्य क्या है मानते हैं आप? कि सत्ता के लोभ में, अब उद्धव सत्ता तो के सीएम लालच बन गए, में, पवार साहब के समर्थन सही सत्ता सही, के सोनिया गांधी लालच में के। एक अनैतिक संबंध जोड़ा है। अब अनैतिकता के लिए तो ना मैं कुछ बोल सकता हूँ, ना आप। लेकिन आप अनैतिकता लोग का भी तो कोई अजीत पवार बेस के ही नहीं साथ, होता है। आप लोग भी तो अजीत पवार के साथ रातों रात सरकार बना ली आप लोगों ने। देखिए ऐसा है, जब जिसके साथ हमने एक प्रकार से संबंध जोड़ा था या जिसके साथ अलायंस में हम लड़े थे, जब उन्होंने हमसे बात ही नहीं की और स्पष्ट कर दिया कि हम तो अलग जा रहे हैं, तब अजीत पवार उनके पर इलेक्टेड बिना लीडर, शरद पवार से पूछे। हम तो करने जी जी जी। वो इलेक्टेड लीडर थे एनसीपी के। तो इलेक्टेड लीडर अगर हमें आके बोले कि मैं आपको समर्थन देता हूं, मेरी पार्टी आपको समर्थन दे रही है, और आपके अब शादी का ब्याह का माहौल बन गया है, शादी का मंडप लग गया है, पंडित आ गया है, माँ बाप से तो और पूछेंगे ना। और उस पार्टी के पंडित बाप आने तो के बाद शरद पवार ही थे ना। शरद पवार से पूछा नहीं आप लोगों ने? भी जब मियाँ बीबी राजी थे तो हमने सोचा नहीं और किसको पूछने की जरूरत। चलिए, तो ये ऐसी लव मैरिज थी जिसे पिता को पता नहीं था। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष भाई, आप इस मंच पे आए। लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे डाला था कि हम आपके साथ फाइनल सेशन करेंगे, तो बहुत लोगों के सवाल भी आए। एक सवाल मैं उसमें पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि वो अजीत पवार को लेकर था। अजीत पवार के साथ आपने जो करा, उसका अफसोस है, पॉलिटिकल अफसोस है आप लोग? जरा भी नहीं है। देखिए, हमारे जो पार्टनर थे वो तो मंडप छोड़ के भाग गए थे। अब दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र में एक स्थिर सरकार हो, जी। स्टेबल गवर्नमेंट हो।
मैं ड्यूली इलेक्टेड लीडर हूं मेरे ग्रुप का, एनसीपी के ड्यूली इलेक्टेड लीडर थे, जी राइट। अब वो कहते हैं कि मैं आपको समर्थन देता हूं, तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति सोचता है कि अपने पूरे पक्ष के साथ समर्थन दे रहे हैं, और इससे अब प्रेसिडेंट्स रूल लंबा ना चले, एक स्थिर जी। सरकार, अच्छी सरकार चले, इस हेतु देवेंद्र फडणवीस जी ने, और जिन्होंने इतनी लाजवाब सरकार 5 साल चलाई, मैं समझता हूं अच्छी सरकार देने का एक चेष्टा की गई। उन्होंने बाद में कुछ कारणों से अपना समर्थन वापस ले लिया। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम विपक्ष में उतना ही अच्छा काम करेंगे, जी पीयूष जी, उतनी अच्छा सेवा करेंगे अपने महाराष्ट्र के लोगों की। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी आपका हमारे साथ आने के लिए, इस मंच पर आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर फाइनल सेशन के लिए। आई जस्ट रिक्वेस्ट फॉर अ मोमेंटो, स्मॉल मोमेंटो।